नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां आपकी हम खास रणनीति बनाते हैं निवेश के तरीकों के बारे में, और निवेश के जो ये तरीके हैं वो किस तरह से वक्त वक्त पर इनका रिव्यू करना आवश्यक है, इनकी समीक्षा करना कितना आवश्यक है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। और इसके साथ ही अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से निवेश की रणनीति आप बनाएं और किन बातों का विशेष ख्याल रखें, और जब भी आप निवेश करें तो जो वित्तीय जोखिम है और बाकी जो पहलू हैं उन्हें किस तरह से आप उनका आकलन करें, इस पर आपकी विशेष तैयारी करवाते हैं हमारे खास एक्सपर्ट। और आज के शो में क्या अहम पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, जरा फटाफट से उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं लगातार ब्याज दरें बढ़ने का 2022 में डेट फंड के प्रदर्शन पर असर पड़ा, लेकिन 2023 में डेट फंड का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, इस पर हम आज विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा 2023 में म्यूचुअल फंड से करनी हो तगड़ी कमाई तो क्या हो आपकी खास रणनीति, कहां बन सकते हैं आपके पैसे, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। यही नहीं, रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जिंदगी जीने के लिए क्या होनी चाहिए निवेश की रणनीति, कैसे बनाएं अपना मुनाफे वाला रिटायरमेंट पोर्टफोलियो, जानेंगे आज। और रोज की तरह होगी बात किस तरह से बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, इन सब से जुड़े अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपने सवाल हम तक भेजें। सवाल पूछने का बड़ा ही आसान सा जरिया है और यह तरीका है, जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और आप अपना सवाल व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भी हम तक भेज सकते हैं। और सबसे पहले जिस पहलू की चर्चा है उसमें साल 2022 डेट फंड कैटेगरी जो है वो कुछ खास नहीं रहा। इस कैटेगरी में आरबीआई ने लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जिसका असर डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर पड़ा। डेट फंड के मुकाबले लिक्विड फंड्स ने इस दौरान अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन 2023 में ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला थमेगा। ऐसे में डेट म्यूचुअल फंड में निवेश का सही तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह का नजरिया होना चाहिए जिससे शानदार रिटर्न मिल सके, ये बताने के लिए आज के शो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ चुकी हैं लक्ष्मी अय्यर जी, जो कि सीईओ हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड में। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और जब हम बात करते हैं डेट फंड्स की तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा बताएं कि जो 2022 के अनुभव हैं, क्या उसी तरह के अनुभव इस बार होने वाले हैं, या कहा जा रहा है कि जो ब्याज बढ़ने की रफ्तार थम रही है उसका जो है वो फ़ायदा डेट फंड्स को मिलेगा। तो ज़रा बताएं किस तरह का नज़रिया यहाँ रखा जाना चाहिए। जी जरूर। सबसे पहले आपको और दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं, और यही उम्मीद रहे कि जैसे हम निवेश करेंगे काफी मजबूती से हम पैसा कमाने की तरफ बढ़े इस साल, यही उम्मीद रहेगी। आपका जो सवाल है, क्या डेट फंड पिछले साल जैसा प्रदर्शन दिखाएगा, क्या यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा बेहतर प्रदर्शन हो? हमारा ये मानना है, इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। एक तो जब आपने देखा 2022 में हमने लगातार ब्याज दरों को बढ़ते हुए देखा, और महंगाई को काबू करने के लिए ये विश्व भर में हमने ये प्रक्रिया देखी। 2023 में ऐसा अनुमान लग रहा है, ब्याज दरों को देखकर, महंगाई को देखकर, और ओवरऑल जो ग्रोथ के अनुमान है विश्व भर में और हमारे देश में, इसको देखकर ऐसा अनुमान लग रहा है कि शायद ये जो रेट हाइक की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो जारी रह सकती है, या एक या मैक्सिमम 2 रेट हाइक शायद। इनफैक्ट हमारे देश में तो हमें लगता है शायद 1 रेट हाइक के बाद शायद ये रुक सकता है, लेकिन विश्व भर में शायद स्पेशली यूएस की अगर हम बात करें तो रेट हाइक की प्रक्रिया जारी रह सकती है। लेकिन क्या हम प्लेटो आउट कर रहे एक पॉलिसी की तरफ, रेट हाइक की तरफ? आंसर इज डेफिनेटली यस। और अगर उस हिसाब से अगर हम देखें, और जो बाजार के जो बॉन्ड यील्ड्स है, बॉन्ड प्राइसेस है,
काफी हद तक इस प्रोसेस को डिस्काउंट कर चुकी है। तो आने वाले कुछ महीनों में या फिर ये पूरे साल में क्या 2022 के मुकाबले में क्या 2023 बेहतर रिटर्न दिखा सकता है? हमारा मानना है चांसेस आर वेरी हाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत स्पष्ट नजरिया है कि 2022 से अगर तुलना करें तो 2023 में जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की चाहे हम ब्याज दरों की बात कर लें, बॉन्ड यील्ड की हम बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का अगर हम आकलन करें तो इन सब को लेकर यही नज़र आता है कि हाँ, बेहतर संभावनाएं हैं। अब ज़रा मैं लक्ष्मी जी एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो ये डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें जो रिटर्न का पूरा गणित है वो किन किन चीज़ों से डिफाइन होता है, एक निवेशक को किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस ओर रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है वो बड़ी आधी अधूरी है, या जानकारी है भी फिर भी एक तरह का भ्रम उनके मन में बना हुआ है। देखिए, 2-3 चीजें होती है जो आपको खास नजर रखनी होगी जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट कैटेगरी में जब निवेश करने जा रहे हो। सबसे जो पहला और अहम हिस्सा है कि ये जो जहां पे आप निवेश करने जा रहे हो उस पोर्टफोलियो की रणनीति क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी क्या उसका जो पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन है 1 साल का है, 1 महीने का है, 10 साल का है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ब्याज दरें मूव होती है, जब ऊपर की तरफ मूव होती है, और जैसे आपने खुलासा किया स्टार्टिंग ऑफ द शो में कि जो लिक्विड फंड का कैटेगरी है 2022 का सबसे बेहतरीन कैटेगरी था, वो इसलिए था क्योंकि जैसे ब्याज दरें बढ़ रही थी, बॉन्ड की जो प्राइसेस है उसके दाम घट रहे थे, और जहां ड्यूरेशन कम था पोर्टफोलियो, जैसे लिक्विड फंड में 30, 35, 40 दिन का ड्यूरेशन होता है, तो उसकी वजह से वहां पे नुकसान कम हुआ। और जैसे लंबा लंबा ड्यूरेशन हुआ, 3-4 साल 5 साल का ड्यूरेशन हुआ, वहां पे जो मार्क टू मार्केट जो रोज के रोज पोर्टफोलियो की मूवमेंट होती है, वहां पे नुकसान ज्यादा रहा और इस वजह से रिटर्न्स में कमी दिखाई दी। तो ये बहुत जरूरी है जब आप छांटते हो, जब आप निवेश करते हो, कि पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन कितनी है वो देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपना जो ड्यूरेशन है, जैसे अगर आपको 1-1.5 साल के हिसाब से निवेश करना है, तो उस पोर्टफोलियो को चुनिएगा जिसका जो पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी या ड्यूरेशन आप दोनों देख सकते हो, वो उसके इर्द गिर्द हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 6 महीने का पैसा लगाना है और आप कोई फंड में निवेश कर रहे हो जहां पे 6 साल का ड्यूरेशन। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें, अंडरलाइन पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है, फंड ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, ये सारी चीजें भी आपको जानकारी रखनी जरूरी है। पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही अहम है। और अंडरलाइन पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि पहला जो मैंने आपको बताया है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो गिनती में सबसे अहम है। और दूसरा चीज जो है क्रेडिट रिस्क, यानी जहां पे आप निवेश कर रहे हो उस पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है, कितने मजबूत कंपनीज में आप निवेश कर रहे हो। क्रेडिट रिस्क ज्यादा लेने का मतलब है रिटर्न शायद ज्यादा छूट सकता है, लेकिन एक्सीडेंट्स के चांसेस भी हाई है। तो ये 2 चीजें मेरे हिसाब से बहुत अहम है जो आप गणित में लेना चाहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जो निवेश का नज़रिया होना चाहिए, जो एक आम बात है जिसके बारे में कहा जाता है कि डेट फंड्स जो हैं वहाँ पर ये जो निवेश की समय सीमा है, ये जो टाइमिंग है, ये बड़ी मायने रखती है। तो ज़रा इसको अपर आसान भाषा में आप समझा पाएं। ये बहुत ही अहम है और इसको आप नकारा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपको जितना समय लगाना है डेट फंड में, जितना पैसा आपको निवेश करना है, वो जो आपका टाइम है, समझो आप बोलोगे हमारे पास केवल 1 महीने का पैसा है, क्या उस कैटेगरी इन्वेस्टर के लिए भी डेट फंड्स में ऑप्शंस है? जी बिल्कुल है। तो आप एकदम ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड जैसे कैटेगरी में निवेश कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि हमारे पास 6 से 12 महीने की अवधि है, हम उस समय तक पैसा लगा सकते हैं, तो आप ओवरनाइट या लिक्विड फंड में क्यों लगाओगे, जहां पे आपको कमाई के ऑप्शंस थोड़े ज्यादा बेहतर दिखाई दे सकते हैं। वो है लो ड्यूरेशन कैटेगरी या मनी मार्केट कैटेगरी या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज
आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन को मैच करके आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त आप दिख सकते हो। तो ये बहुत ही जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव तो जायज है, मार्क टू मार्केट जिसको हम बोलते हैं, रोज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को इंपैक्ट करता है। लेकिन अगर आप इसका एकदम 10 on 10 मैच नहीं हो सकता, लेकिन आप जितना हो सके आप इसको मैच करोगे तो उतना जो वोलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, उसका जो झटका, जैसे हम बोलते हैं जोर का झटका, शायद आपको कम पड़ सकता है और धीरे से पड़ सकता है। इसलिए ये मैचिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली जहां पे अनसर्टेनिटी की माहौल है। आज की तारीख में विश्व भर में अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी है, हालांकि थोड़ा खुलासा हो रहा है, बात मैं मानती हूं, बट ये नजर रखना बहुत जरूरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात आपने कही कि आखिर किस तरह से बहुत क्लियर जो है वो आपका नज़रिया होना चाहिए, और ये नज़रिए में भी आपको किन किन पॉइंट्स को बहुत ही गौर से देखना चाहिए और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। अब ज़रा बड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ मैं लक्ष्मी जी, कि जो छोटी अवधि है, अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो वहाँ कौन कौन से फंड्स हैं या मार्केट है जहाँ पर निवेश करना बेहतर रहेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देख लें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, तो वहाँ पर किस तरह का चुनाव होना चाहिए, और इसके साथ ही जो टैक्स सेविंग वाला भी एक नज़रिया होता है लोगों का, तो वहाँ किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो डेट म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3 साल के बाद किक इन होता है, तो वहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है। उसके कम में जो भी आप निवेश करते हो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो वो आपका सेकेंड भाग का हिस्सा रहा, तो उसके हिसाब से आप टैक्स प्लानिंग भी अगर आपको करनी होगी तो ये टाइम पीरियड को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, सो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जहां पे एज अ निवेशक समझो आपको एक दिन का भी पैसा लगाना हो तो आप वो ओवरनाइट कैटेगरी में लगा सकते हो, जहां पे आपको जोखिम सबसे कम रहेगा। माने कि आज लगा दो और पैसा आप कल निकाल भी सकते हो, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट कैटेगरी है। लिक्विड फंड की जो कैटेगरी है वहां पे रेगुलेशन के हिसाब से उसमें ड्यूरेशन, जो जिस अवधि का बॉन्ड वो खरीद सकते हैं, जिस टेनोर या मेच्योरिटी का बॉन्ड खरीद सकते हैं, उसमें 90 दिन का कैप है। तो 1 से 2 महीने का जो पैसा या जो 3 महीने के अंदर का पैसा हो वो आप लिक्विड की कैटेगरी में लगा सकते हो। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और जो लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट, ये जो 3 कैटेगरी है, 6 से 12 महीने की जो अवधि है वो उसके हिसाब से आप इन 3 कैटेगरी में आपका पैसा लगा सकते हो। और 1 साल के ऊपर में जो 1 से 3 साल का पैसा है वो आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड पीएसयू बॉन्ड फंड, ये 3 कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी में आप लगा सकते हो। एंड 3 साल के अगर ऊपर का पैसा हो तो डायनामिक बॉन्ड फंड एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, जहां बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करता है। तो जो 3 साल के ऊपर का पैसा है आप गिल्ड फंड, बॉन्ड फंड या डायनामिक बॉन्ड फंड में लगा सकते हो। अब इन सारे कैटेगरी से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि नाम बहुत टेक्निकल साउंड करते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कैटेगराइजेशन उसी हिसाब से हुआ है जिस अवधि के हिसाब से आप निवेशक के हिसाब से पैसा लगाते हो, और उसी के दायरे में उसी के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फंड मैनेज किया जाता है। तो ये दोनों के लिए ठीक बात है, एक संतुलन बनाए रखने के लिए, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि लक्ष्मी जी ने जो ये इस सवाल का मेरे जवाब दिया, ये एक तरह की क्लासरूम है, और ये जो बात पिछले 2 सवालों में हमने जिनको कवर किया, ये कोशिश यही की कि थोड़ा हम बैक टू बेसिक्स जान जाए। कई बार हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, आपने कहा भी कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको लग रहा होगा कि इसमें इतनी सारी कैटेगरीज, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसान भाषा में
इसीलिए हम बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि निवेशक जो है वो थोड़ा अवेयर हो। अभी भी हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों में बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं हमारे पास जो कहीं ना कहीं बेसिक्स जानना चाहते हैं, और इस तरह की जो चर्चा है उसका मकसद यही है। लक्ष्मी जी, डेट फंड से अलग अब ज़रा हम 2023 की तैयारी करते हैं। 2023 नया साल और नई तैयारी, नई उमंग, नया उत्साह होता है। तो ज़रा बताएं म्यूचुअल फंड्स के लिए आपके क्या टॉप 10 टिप्स हैं, और इन टिप्स में किन बातों का आप ख्याल रखने को कहेंगी। और एक और सवाल मैं लूंगा, लेकिन ज़रा पहले इस सवाल का जवाब। नहीं, तो सबसे पहली बात 2023 में जैसे मैंने बताया कि ऐसे दिख तो रहा है कि महंगाई थोड़ा काबू में आ रहा है, तो इस वजह से जो रेट हाइक की जो पेस है उसमें थोड़ी आपको पेस धीमा होता हुआ दिख सकता है। और उसी के हिसाब से जो पिछले 1-1.5 साल में आपको जिस कैटेगरी में सबसे कम रिटर्न दिखाई दिया, वहां पे आसार दिख रहे, लक्षण दिखाई दे रहे कि शायद रिटर्न्स थोड़ा कमाने का, बेहतरीन कमाने का मौका मिल सकता है। वोलेटिलिटी रहेगी, जाहिर सी बात है। तो निवेशकों को 2023 में भी जो एसेट एलोकेशन का जो प्रोसेस है उससे बिल्कुल नजर नहीं हटानी चाहिए। काफी सारे सेक्टर्स भी ऐसे जैसे जहां पे आपने उतार चढ़ाव देखे, जैसे शेयर बाजार की बात करें वहां पे भी आपने काफी हद तक उतार चढ़ाव देखे। तो फ्रंटलाइन इंडेक्स ने अगर आपको 5-6% रिटर्न दिया, कोई कैटेगरी ने आपको 20-25% भी सेक्टर में रिटर्न दिखाई दिया है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से 2023 में निवेशकों को खास ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने चकाचौंध रिटर्न देके 2022 में शायद वो एक रिपीट नहीं होंगे, पॉइंट नंबर 1। और ऐसा जरूरी नहीं है जिस एसेट क्लास ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया 2022 में वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये 2 चीजें आपको खास ध्यान में रखनी होगी। तीसरी चीज, फिक्स्ड इनकम की अगर आप बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड, ये 2 कैटेगरी है। जो सरकार बॉन्ड इशू करती है और जो बाकी सारे कंपनियां इशू करती है, ये 2 कैटेगरी को अगर आप सेक्टर के तौर पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा रुझान रहेगा निवेशकों का, क्योंकि जो यील्ड्स है, जो बॉन्ड की यील्ड्स है वो काफी एब्सोल्यूट लेवल तक बढ़ गई है, और वहां पे थोड़ा इंक्रीमेंटल जो हमारे हिसाब से इन्वेस्टर का रुझान दिखाई दे रहा है। और रही बात ऑन द फिक्स्ड इक्विटी साइड की, वहां पे लार्ज कैप और मिड कैप में इंक्रीमेंटली जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो करेक्शन दिख रहा है, वहां पे हम निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा आप स्टैगर करके निवेश कीजिएगा, ना कि सारा पैसा एक साथ लगाइएगा, ताकि 2023 में जेन्युइनली आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी हो वो थोड़ी स्मूथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एसेट एलोकेशन की बात की, तो ज़रा डेट फंड के हिसाब से देखें तो कितना जो है एक स्टैंडर्ड पैमाना आपका कहता है कि यहाँ पर रुझान दिखाना चाहिए। देखिए, अगर 100 रुपए का पोर्टफोलियो हो और अगर आप बोलते हो कि हमारे में रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा भी नहीं है और एकदम कम कंजर्वेटिव भी नहीं, अगर आप मॉडरेट कैटेगरी के निवेशक हो, तो आप 55 से 60% अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ रखोगे तो उसका रिमेनिंग जो हिस्सा है तकरीबन 40 से 45% आप फिक्स्ड इनकम में लगा सकते हो। ये जरूरी है कि वो 40 से 45% या समझो 50-50 का भी अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तो वो 50% आप कौन से कैटेगरी फिक्स्ड इनकम में लगाते हो 2023 में, ये बहुत जरूरी है। हमारा ये मानना है कि आज की परिस्थिति देखकर, जैसे हमने देखा है कैसे ब्याज दरों ने पूरे बॉन्ड के यील्ड कर्व को काफी चपटा कर दिया, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट यील्ड कर्व। हमारा ये मानना है जो बीच वाला जो हिस्सा है 3 से 4 या 5 साल का जो बॉन्ड है, जो ड्यूरेशन है, अगर आप वहां पे पोर्टफोलियो को उस तरफ ज्यादा उसको बढ़ावा दो तो हमारे हिसाब से ठीक रहेगा। तो अगर ड्यूरेशन आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो में समझो कम है, 1-1.5 साल का है, तो इस वर्ष में जैसे जैसे आपको मौका मिले आप थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। ठीक है। एक सवाल और है लक्ष्मी जी, और हम गोल्स की बार बार बात करते हैं। क्या
जो अपग्रेड हो रहे हैं हम, चाहे टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन के मामले में, या हम निवेश के नज़रिए में हम अपग्रेड हो रहे हैं, क्या हमें अपने गोल्स के मामले में भी अब थोड़ा सा स्मार्ट होने की आवश्यकता है? जो ट्रेडिशनल जो हमारे गोल्स तय करने के तरीके हैं, उनसे उनका आधार तो लिया जा सकता है, उनकी एक बुनियाद रखी जा सकती है, लेकिन क्या उसमें हमें एक स्मार्ट गोल सेटिंग की ओर बढ़ना पड़ेगा? जी, बिल्कुल। और मैं इनको बोलती हूँ, जैसे आपने स्मार्ट गोल सेटिंग बताया, मैं इनको कहती हूँ डायनामिक गोल सेटिंग। ये बहुत 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 जरूरी है कि आपकी गोल्स एक तरीके का जो इनकी जो बुनियाद है वो तो ठीक है, वो चेंज करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिव्यू के तौर पे जो डायनामिज्म आपको गोल सेटिंग में करना जरूरी है। और पिछले 2-2.5 साल में हमने ये खास नोटिस किया है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपकी जो रणनीति है वो स्टैटिक नहीं रहनी चाहिए, और आपकी गोल सेटिंग भी उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि मार्केट के हिसाब से आप अपनी गोल्स चेंज करो, लेकिन आपके गोल्स को ज्यादा प्रैग्मेटिक बनाइएगा, थोड़ा उसको एकदम एक यूनिवर्सल अगर आप एज दोगे तो मेरे हिसाब से जो लंबी अवधि की जो प्लानिंग है उसमें अड़चनें कम आएंगी। बिल्कुल, बहुत अहम बात की और आपने, और इसको बहुत ही मैं कहूँगा अपने दर्शकों से कि ये जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा शो जो है वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी मौजूद होगा, तो आप कभी भी इसको रिकॉल कर सकते हैं, कभी भी यहाँ पर जाकर अपनी जो भी आपकी शंकाएं हैं, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लक्ष्मी जी ने सारी शंकाओं का समाधान यहाँ पर बड़ी आसान भाषा में किया है और बारीकी से इसका विश्लेषण किया है। अब जाते जाते लक्ष्मी जी ज़रा बता दें, 2023 में अगर निवेश का कुछ मंत्र देना हो, कोई बहुत ही खास सलाह देनी हो निवेशकों को, चाहे वो नए हो पुराने हो, तो वो क्या होगी? एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी जो मैं 2022 में भी कही थी कि जो पिछले जो रेयर व्यू ड्राइविंग है वो आप रोड में गाड़ी चलाते वक्त कीजिएगा, लेकिन जब आप निवेश की पटरी पर हो तो प्लीज आप रेयर व्यू मिरर देखिएगा नहीं, क्योंकि पास के रिटर्न्स देखकर जब हम निवेश करते हैं तो कुछ हद तक आपको मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि वो रिपीट होता है। ठीक उसी तरह आप रेयर व्यू मिरर यानी पिछले साल का रिटर्न जब कम होता है तो उसको देखकर आप बोलते हो ये एसेट क्लास में हमें पैसे नहीं लगाने हैं, तो वो भी शायद मायूसी का कारण बन सकता है। तो इसको आप नजरअंदाज ना कीजिएगा, इस पे एकदम गौर फरमाइएगा कि कोई प्रिडिक्टिव एबिलिटी एकदम 100% कन्विक्शन के साथ कोई नहीं कह सकता। तो ग्रीड और फियर को काबू में रखिएगा, तो वो सबसे बड़ा मंत्र है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, पेशेंस, धैर्य, और जैसा लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई आपको कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी बेहतर हासिल करना है, तो थोड़ा समय तो उसमें लगता है, इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे लक्ष्मी जी, बहुत ही शानदार चर्चा रही आपके साथ, बहुत ही अच्छे से आपने अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण किया, और आगे भी हम आपसे इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे।